आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली की डॉक्टर अर्चना कुमारी। नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आपका कोरोना जागरूकता श्रृंखला की एक और एपिसोड में, जिसमें हम बात करते हैं कोरोना और उसकी वैक्सीन के साथ ही आपके स्वास्थ्य से जुड़े विषयों पर। पिछले 24 घंटे में 13,000 से अधिक लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है, इसलिए हमें बहुत ही जागरूक और सतर्क रहना है। भारत में चल रहे विश्व के सबसे बड़े कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम के अंतर्गत 199 करोड़ से अधिक वैक्सीन लगाई जा चुकी है। श्रोताओं, कोरोना, उसकी वैक्सीन और आपके स्वास्थ्य से संबंधित सवालों के जवाब देने के लिए हमारे आज के इस एपिसोड से हमारे साथ जुड़ गई हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली की गायनेकोलॉजी और ऑब्स्टेट्रिशियन डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अर्चना कुमारी। डॉक्टर अर्चना, नमस्कार। कार्यक्रम में आपका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। नमस्कार श्रोताओं, आप भी कोरोना और अपने स्वास्थ्य से संबंधित सवाल डॉक्टर अर्चना से हमारे स्टूडियो के नंबर 011234216764 पर पूछ सकते हैं। अगर आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं तो आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News पर #AskAIR पर अपने सवाल पोस्ट भी कर सकते हैं। और सबसे पहले डॉक्टर अर्चना अपनी चर्चा की शुरुआत करना चाहेंगे। जो देश में वर्तमान कोविड की स्थिति है, उसे आप किस तरीके से देखती हैं? हाँ, अभी जो वर्तमान स्थिति है कोविड की, वो अभी भी चिंताजनक है, क्योंकि अभी भी कोविड केसेस जो हैं वो देखे जा रहे हैं कि वो राइज पे है। दिल्ली में बिल्कुल पॉजिटिविटी रेट जो है वो एज लो एज 0.2-0.3% हो गया था। अब वो फिर से बढ़ता जा रहा है और अभी भी बहुत सारे लोग हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, बहुत सारे प्रेग्नेंट वुमेन हैं, बहुत सारे महिलाएं हैं जो कि हॉस्पिटल में आ रही हैं और हम टेस्टिंग कर रहे हैं तो उसमें उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है। तो अभी इसको हमें हल्के में नहीं लेना है और कोविड अभी भी हमारे बीच है और हमें उन सारी सावधानियों को याद रखना है जिसके कारण हम अभी तक कोविड से लड़ पाए हैं। जी, और डॉक्टर अर्चना, आपने प्रेग्नेंट वुमेन की बात करी, तो आपसे जानना चाहेंगे कि कितना खतरा हो सकता है जब भी कोई प्रेग्नेंट लेडी को कोविड होता है, तो ऐसे में उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और स्पेशली उस टाइम पे एम्ब्रियो या फीटस की स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? एक्चुअली कोविड का जो है वो ऐसा देखा गया है कि प्रेगनेंसी जो है उसमें अगर कोविड का इन्फेक्शन होता है तो उसमें सीवियर डिजीज होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। सीवियर डिजीज मतलब कि सीवियर कोविड होना जिसमें कि सांस की तकलीफ होने लगे और उनको आईसीयू की जरूरत पड़ सकती है। तो इसलिए ऐसे प्रेग्नेंट लेडीज को स्पेसिफिकली ध्यान रखना चाहिए कि वो भीड़ भाड़ के एरियाज में ना जाएं, हमेशा मास्क का यूज करें, बार बार हाथ धोएं और 2 फीट की दूरी को मेंटेन रखें जी। और इसके अलावा वैक्सीन का भी खास रोल है। ऑल्दो जब वैक्सीन की टेस्टिंग हुई थी तो उस समय प्रेग्नेंट वुमेन को एक्सक्लूड किया गया था क्योंकि पता नहीं था कि क्या इसका असर होगा बच्चों पे। बट अब बहुत सारी स्टडीज आ गई हैं जो ये प्रूव करती हैं कि कोविड वैक्सीन प्रेगनेंसी में दिया जा सकता है और यह सेफ है। इसको लेने से बेनिफिट ज्यादा है इन कंपैरिजन टू दिस। तो गर्भवती महिलाओं को भी कोविड के दोनों वैक्सीन लेनी चाहिए और बिल्कुल सावधानियां पूरी तरीके से बरतनी चाहिए। जी, डॉक्टर अर्चना, आपकी आवाज थोड़ी सी स्लो आ रही है और आपका फोन स्पीकर पे है। हाँ जी। जी, तो उसे आप स्पीकर से हटा दें क्योंकि इको आ रहा है। जी, इसलिए। जी बिल्कुल। क्या अब आवाज सही आ रही है? जी बिल्कुल, आवाज ठीक आ रही है। और डॉक्टर अर्चना, अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और जैसा कि आपने कहा कि वैक्सीनेशन का एक बहुत बड़ा रोल है और आपकी ये बातें सुनकर हमारी श्रोता ये निशी कह रही हैं कि वैक्सीनेशन जो प्रेग्नेंट वुमेन में है वो कितना सुरक्षित है। क्या इससे उन्हें कोई बेबी को कोई खतरा तो नहीं होता? जी, वैक्सीनेशन जो है वह सुरक्षित है प्रेगनेंसी में। ऐसा देखा गया है कि जब शुरुआत हुई थी तो वैक्सीनेशन का जो क्लिनिकल ट्रायल्स हुआ तो उसमें प्रेग्नेंट वुमेन को इंक्लूड नहीं किया गया था,
जी। बट अब जो है बहुत सारी स्टडीज हो गई हैं, बहुत सारी इंटरनेशनल रजिस्ट्रीज हैं जो ये प्रूव करती है कि वैक्सीनेशन से खतरा कम बल्कि फायदे ज्यादा हैं। तो इसलिए वैक्सीनेशन बिल्कुल लेना चाहिए। और इससे अभी तक जिनको भी महिलाओं को वैक्सीनेशन प्रेगनेंसी में मिला है, उनके बच्चों पे कोई खास साइड इफेक्ट्स या कोई तरह की विकृतियां नहीं देखी गई हैं। तो इसलिए घबराएं नहीं, वैक्सीन लें क्योंकि खतरा ज्यादा है। इसलिए सब वैक्सीनेशन प्रेगनेंसी में जो है वो लेने से बिल्कुल ना चूकें। और दोनों डोजेज लें अगर आपका अंतराल पड़ता है तो। जी। और इस बीच हमारी एक श्रोता नीलम हमें लिख रही हैं कि चूंकि आप एक गायनेकोलॉजिस्ट हैं और आपसे ये जानना चाहते हैं कि इनके पीरियड्स इर्रेगुलर होते हैं, तो इर्रेगुलर पीरियड्स की परेशानी क्या है, इससे कैसे बचा जा सकता है और क्या उपाय है इसको ठीक करने का? हाँ जी, एक्चुअली अगर पीरियड्स इर्रेगुलर है तो सबसे जरूरी है कि एज क्या है ये हमें देखने की जरूरत है। तो हर उम्र में अलग अलग कारण होते हैं इर्रेगुलर पीरियड्स होने के। तो सपोज कि अगर उनकी उम्र 18 से लेकर के 40 साल के बीच में है और उनका महीना ऊपर नीचे आ रहा है, तो उसमें हमें ध्यान देने की जरूरत है कि वो कौन सी मतलब दवाइयाँ ले रही हैं, कहीं उन्हें बच्चा तो नहीं ठहरा हुआ। उनके मतलब उनको डॉक्टर के पास जाना चाहिए और उनको चेकअप कराना चाहिए। क्योंकि ज्यादातर महिलाओं में क्या होता है, इर्रेगुलर पीरियड्स एक निशानी होती है जिसमें कि सर्वाइकल कैंसर, जो कि टोटली प्रिवेंटेबल है, 100% प्रिवेंटेबल है एचपीवी वैक्सीनेशन से। तो वो जो है इर्रेगुलर मेंसेस अगर आ रहे हैं तो किसी भी महिला को जो है वो हॉस्पिटल जाना चाहिए और उन्हें अपना चेकअप कराना चाहिए। और पैप स्मीयर नाम से एक टेस्ट होता है, वो जरूर कराना चाहिए, जो कि स्क्रीन करता है कि बच्चेदानी के मुंह का कैंसर होने की संभावना है या नहीं है। तो ये कैंसर डेवलप करने के पहले ही पता लगा लेता है। और इस कैंसर का एक मुख्य लक्षण है इर्रेगुलर पीरियड्स होना। तो वो एज के हिसाब से हमें देखना होता है कि क्या तकलीफ है, मतलब क्या कारण हो सकते हैं। और ऐसे में जरूर से डॉक्टर से मिलें, उनको चेकअप कराएं और उनकी सलाह मानें। जी। और हमारी एक लिसनर आशा हमें लिख रही हैं कि इनकी उम्र 50 साल से ज्यादा है और ये कह रही हैं कि मुझे भी इर्रेगुलर पीरियड्स की प्रॉब्लम रहती है, क्या ये मेनोपॉज के लक्षण हो सकते हैं? हाँ, अगर 50 साल से ज्यादा है और इर्रेगुलर मेंसेस हैं तो उनको जरूर ये हो सकता है कि लक्षण हो महीना बंद होने के, लेकिन हमें इसे लाइटली नहीं लेना है। उन्हें जो है, चूंकि 50 साल की उम्र जो है वो काफी हाई रिस्क होता है फॉर डेवलपमेंट ऑफ एनी कैंसर। तो इसलिए उनको डॉक्टर से जाकर के अपना चेकअप कराना चाहिए। और जो शुरुआती टेस्ट होते हैं जिससे कैंसर को रूल आउट किया जाता है, जैसे कि अल्ट्रासाउंड, जैसे कि पैप स्मीयर और टुकड़े की जांच, तो ये सब करा के अगर कैंसर रूल आउट हो जाता है तब हमें समझना चाहिए कि हाँ, ये बिल्कुल नॉर्मल है और ये महीना बंद होने की निशानी है। तो इसे लाइटली बिल्कुल न लें और अपने स्वास्थ्य इससे जरूर मिलें। जी। और डॉक्टर अर्चना, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या उस समय जो विजिबल जो क्या क्या सिम्टम्स आते हैं मेनोपॉज के टाइम पे, जैसे चिड़चिड़ापन या स्वभाव में किस तरह का परिवर्तन देखने को मिलता है, उससे कैसे ओवरकम करें? हाँ जी, जब महीना बंद होता है तो उस समय जो ओवरीज होती हैं, जो अंडेदानी होती हैं, वो हार्मोन बनाना बंद कर देती हैं। ईस्ट्रोजन एक हार्मोन होता है जिसका जो कि ओवरी से बनता है, अंडेदानी से बनता है। तो इस हार्मोन की कमी के कारण इन बहुत सारे बॉडी में चेंजेस आते हैं, जैसे जिसमें से एक है स्वभाव का चेंज होना, इरिटेबिलिटी बढ़ जाना, बार बार गुस्सा आना, अचानक से बैठे बैठे पसीना हो जाना और बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाना। तो ऐसे में जो है वो मतलब ऐसा देखा गया है कि योगा, मेडिटेशन और दवाइयाँ भी हैं बहुत, जिससे कि जो कि इन लक्षणों में निवारण दे सकता है। तो इसके लिए जो है वो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी होती है। अगर आपको बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है और मूड में बहुत ज्यादा चेंजेस हैं, तो और जो कि एक्सरसाइज, योगा और मेडिटेशन से नहीं ठीक हो रहे हैं, तो आप डॉक्टर से मिले और उचित दवाइयाँ जो हैं वो उनके
इसमें सुपरविजन में रह करके ले सकते हैं। और एक मैसेज आया है स्वाति का दिल्ली से, ये कह रही हैं कि मैं अपने फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में हूं और मैं जानना चाहती हूं कि किस तरह की सावधानी शुरुआती दिनों में रखनी होगी। हाँ जी, फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी बहुत ही क्रूशियल टाइम होता है, तो इसमें जो है सावधानी ये रखनी है कि फोलिक एसिड का एक टैबलेट होता है, वो 1 मिलीग्राम का टैबलेट है और इसको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जरूर लेना चाहिए, क्योंकि इसको लेने से बच्चे में बनावटी विकृतियां जैसे कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होने के चांसेस ये बहुत कम होते हैं। तो इसलिए फोलिक एसिड का टैबलेट जरूर लें। कोई भी दवाई जब तक कि बहुत जरूरी नहीं हो बिना किसी डॉक्टर की सलाह के न लें। और साथ में जो है अगर नोजिया, वॉमिटिंग, उल्टियां ज्यादा हो रही हैं तो वो डॉक्टर से मिलें। और उल्टियों के लिए भी दवाइयां होती हैं आपको, जिससे कि मतलब आप जो है अपने प्रेगनेंसी को एंजॉय कर सकें। जी बिल्कुल। और इस बीच बहुत सारे लिसनर्स हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं और आपसे सवाल करना चाहते हैं। एक कॉल ले लेते हैं लोनी से मोहम्मद यामीन भाई रेडियो वाला की। यामीन भाई नमस्कार। सर नमस्कार जी। जी यामीन भाई। नमस्कार जी। जी सर, मैं ये जानना चाह रहा था जैसे कि महिलाओं के एक ट्यूब बंद हो जाती है और एक रहती है, क्या फिर भी प्रेग्नेंट हो जाती है? और एक ये जानना चाह रहा था कि पीरियड का सही समय कितना है? 20 दिन, 22 दिन, 24 दिन, किसी को 18 दिन में भी हो जाता है। थोड़ा समझाएंगे मैम? जी डॉक्टर अर्चना। हाँ जी, वो मैं इनकी सवाल समझ गई। इनका ये पूछना है कि पीरियड का नॉर्मल ड्यूरेशन क्या है। तो आमतौर जो पीरियड्स होते हैं वो 5 दिन में खत्म हो जाते हैं और ये जो है वो यूजुअली जो है वो 21 से लेके 21 दिन तक इसका साइकिल होता है, 21 से 28 दिन। तो अगर किसी को 35 दिन से ज्यादा के बाद पीरियड्स आ रहे हैं या फिर 21 दिन से पहले पीरियड्स आ रहे हैं तो फिर उनको डॉक्टर से मिलने की जरूरत है, क्योंकि 21 से 35 दिन के बाहर का जो रेंज है इसका मतलब है कि कोई ना कोई परेशानी है जिस कारण से पीरियड्स या तो जल्दी आ रहे हैं या फिर ऊपर होके आ रहे हैं। जी बिल्कुल। और हमारी दूसरा सवाल उनका मैं भूल गई, क्या था? इन्होंने जी अगला सवाल लेते हैं। हमारी कॉलर ज्योति हैं, ये जानना चाहती हैं कि पीओसीडी जो है इसकी प्रॉब्लम किस तरह से होती है और इन्हें कभी शिकायत रही है तो क्या ये एक बार होने के बाद इसमें पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम में क्या इसका रिकरेंस भी होता है? एक्चुअली पॉलीसिस्टिक सिंड्रोम जो है वो एक मतलब आप इसे ऐसा कह सकते हैं कि ये जीवन शैली से रिलेटेड एक सिंड्रोम है, जिसमें कि महिलाएं जो हैं वो मतलब अपनी किशोरावस्था से लेकर के ये मतलब पूरे बच्चा होने वाली उम्र और उसके बाद भी ये अफेक्ट कर सकता है। तो इसमें जो है महिलाओं को शुरुआत में जब वो किशोरी अवस्था में रहते हैं तो उनका महीना जो है वो चढ़ के आता है, चेहरे पे बहुत सारे मुहासे, चेहरे पे बाल होना, वजन ज्यादा होता है और उसके बाद फिर जब वो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में आती हैं तो उनको बच्चा ठहरने में मुश्किलें होती हैं और फिर जब और बड़े होते हैं तो इनमें डायबिटीज होने के खतरे, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, इन सब चीजों के होने का खतरा जो है वो बढ़ जाता है। तो अगर मतलब ये ऐसी तकलीफ है जो कि वजन को कम करने से ऐसा देखा गया है कि वो हार्मोनल पैटर्न जो चेंजेस होते हैं बिकॉज ऑफ पीसीओएस वो सारे ठीक हो जाते हैं। तो बहुत जरूरी है कि जिनको भी ये पीसीओएस हुआ है, पहले हो रखा है और उन्हें ये सब तकलीफें रही हैं और अब ठीक हो गया है, तो उन्हें जो है अपने खान पान पे ध्यान रखने की जरूरत है। अपने आप को बिल्कुल एक्टिव रखें, सेडेंट्री लाइफस्टाइल ना जिएं और एक्सरसाइज करते रहें। तो एक्टिव लाइफ और मतलब एक सेहतमंद तरीके से रहने से जो है इस चीज के रेकरेंस को होने से बचाया जा सकता है और अगर वेट कंट्रोल कर रखेंगे तो ये होने के चांसेस जो हैं वो कम रहेंगे। जी। और मुंबई में थाने से गुरुनाथ जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। गुरुनाथ जी नमस्कार। हेलो हेलो जी गुरुनाथ जी नमस्कार। हाँ नमस्कार सर जी। जी बताएं। मैडम को भी नमस्कार। नमस्ते।
मैडम मेरा क्वेश्चन है, मैडम ये जो वेरिएंट अपना ओमिक्रॉन का बता रहे हैं, जो BA.4 BA.5 चल रहा है, और ये जो BA.2.75 ये ऐसे नाम, मतलब ये ज्यादा कुछ मतलब अलग है क्या? और बीच में WHO ने भी चेतावनी दी थी भारत को कि इससे थोड़ा सा सावधान रहिए। हमारे यहाँ कितने पेशेंट ये एक्टिव है मैडम इस वेरिएंट के? थैंक यू। अभी तक इसके वेरिएंट्स जो है वो इंडिया में जो है वो काफी कम है, और ये डेडली वेरिएंट है ऐसा WHO ने चेतावनी भी दी थी। लेकिन इन सब से बचने का, चाहे वो वेरिएंट कोई भी हो, वेरिएंट तो आते ही रहेंगे। यह वायरस है, ये जानना जरूरी है। और वायरस जो है वो अपने में म्यूटेशंस होते रहते हैं, उसके अंदर उसके बनावट में बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं। तो वेरिएंट्स जो है वो हर थोड़े दिन पे जो है वो बदल के आते रहेंगे। जरूरी यह है कि हम इन सब से सावधानी बरतें, मास्क का प्रयोग करें, भीड़ भाड़ वाली जगहों पे जब तक जरूरी ना हो ना जाएं, बार बार हाथ धोएं और एक दूसरे से 2 फीट की दूरी मेंटेन करके रखें। तो ऐसे ही चाहे वो कोई भी वेरिएंट हो, कोविड से बचने के लिए हमें यह उपाय करने ही पड़ेंगे। जी, और हमारी एक श्रोता अंजू हमें लिख रही हैं कि इनका जो हीमोग्लोबिन है वो 8 है, और ये जानना चाहती हैं कि हीमोग्लोबिन की इनके अंदर कमी है या एनीमिक है, और महिलाओं में एनीमिया के चांसेस ज्यादा क्यों होते हैं? एक्चुअली 8 ग्राम हीमोग्लोबिन जो है वो बहुत कम है। यूजुअली 8-11 ग्राम से अगर कम होता है हीमोग्लोबिन तो उसे अनीमिया कहते हैं। और इसकी कमी जो है वो महिलाओं में ज्यादा इसलिए होती है क्योंकि हर महीने जो है वो माहवारी में जो है वो ब्लड का लॉस होता है। तो फिर अगर जो है महिलाएं जो है वो आयरन का टैबलेट नहीं लेती या आयरन रिच डाइट नहीं लेती तो फिर इनमें अनीमिया होने के चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा होते हैं। साथ ही जो हमारा खाना पाना है, साफ सफाई का ध्यान रखना वो भी जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे वॉर्म्स जो होते हैं वो अगर हमारे आंतों में वॉर्म्स हैं तो फिर वो भी जो है वो हमारे बॉडी से, हमारे ब्लड से जो है वो आयरन को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इसलिए भी अनीमिया होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। तो और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि खाने पीने में ध्यान रखना, जैसे आयरन का टैबलेट जो है वो कैल्शियम से जो है एटलीस्ट 2 घंटे के अंतराल पे लेने की जरूरत है। आयरन के साथ जो है वो मतलब ये चाय ना पिए। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिससे कि आयरन का एब्जॉर्प्शन घट जाता है। तो फिर हमें बहुत सारी बातें ध्यान में रखने की जरूरत है कि क्यों अनीमिया होता है और इससे किस तरह से इससे बचा जा सकता है। और कुशीनगर से संगम कुमार जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। संगम जी नमस्कार। नमस्कार सर, और डॉक्टर अर्चना को नमस्कार। नमस्ते जी, बताएं। डॉक्टर साहब, मैंने आपसे 2 सवाल है। पहला क्वेश्चन ये है कि बच्चों को पहला वैक्सीन लगवा दिया गया है और 28 दिन हो जाने के बाद अचानक उसे 2-3 दिन से ऐसा हो रहा है कि फीवर आ रहा है, तो क्या उसे हम वैक्सीन दे देना चाहिए, लगवा देना चाहिए या अभी रोक देना चाहिए? और दूसरा सवाल ये है कि हम दोनों डोज ले चुके हैं और तीसरी डोज अभी मैंने कल ही ली, तो शरीर में अचानक से मतलब कुछ दाने दाने टाइप के निकल रहे हैं, तो क्या इससे मतलब कोई साइड इफेक्ट हो सकता है क्या? जी बिल्कुल। हाँ, वो यूजुअली मतलब ये आप पहला सवाल आपने पूछा कि बच्चे को वैक्सीन लगवाया है और 28 दिन पे उसे बुखार हो रहा है। जी। तो ऐसे में बेटर होगा कि आप बच्चे को पहले बच्चे वाले डॉक्टर के पास दिखाएं कि उसके बुखार का कारण क्या है, और बुखार ठीक होने के बाद ही लगवाएं वैक्सीन। और दूसरा आपने सवाल पूछा कि आपने 2 डोज ले लिए हैं और अभी कल ही आपने प्रिकॉशनरी बूस्टर डोज लिया है, तो उसके बाद आपको माइल्ड एलर्जिक रिएक्शंस, यूजुअली दाने जैसे मतलब नहीं निकलते हैं एलर्जिक रिएक्शंस। यूजुअली लोगों में देखा गया है कि माइल्ड फीवर और हेडेक ये कॉमन साइड इफेक्ट्स होते हैं। अगर आपको रैशेज निकल रहे हैं, दाने निकल रहे हैं, तो आपको जहां से भी आपने वैक्सीन लगवाया है आपको उनके पास जाना चाहिए और ये रिपोर्ट करनी चाहिए कि आपको ये तकलीफ हो रही है, और जो भी इसके लिए उचित इलाज होगा वो वहां से जरूर लेना चाहिए। जी। और डॉक्टर अर्चना, रजनी जी देहरादून से हमें लिख रही हैं कि प्रेगनेंसी के 7th मंथ में अगर कॉफी लेना चाहिए तो दिन में कितनी बार
और कितनी कॉफी कंज्यूम कर सकते हैं? बड़ा ही स्पेसिफिक सवाल इन्होंने पूछा है। एक्चुअली प्रेगनेंसी में यूजुअली हम लोग कॉफी और चाय की मात्रा को कम करने बोलते हैं, इसलिए क्योंकि ये जो है वो इनसे गैस बहुत होता है, गैस्ट्राइटिस होता है, और प्रेगनेंसी में जो है वो गैस्ट्राइटिस होने की प्रोपेंसिटी जो है वो बढ़ जाती है। तो हम चाय और कॉफी मतलब यूजुअली मना ही करते हैं कि आप ना लें, लेकिन अगर उन्हें लेने की इच्छा है तो 1 या 2 कप मैक्सिमम ले सकते हैं, उससे ज्यादा अवॉइड ना ले, क्योंकि उससे उन्हें ही तकलीफ होगी। जी, दिल्ली से तपस जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो हेलो हेलो, आपको हमारी आवाज आ रही है? जी सर। जी तपस जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। हेलो जी बताइए। जी, आवाज थोड़ा कम आ रहा है, मैं सवाल कर लेता हूँ। आप दोनों को मेरा प्रणाम। जी नमस्कार। जी, मैं तापस बोल रहा हूँ सागरपुर से। जी सर, ऐसा है, ये समझ तो महिलाओं का मासिक धर्म समय से पहले बंद हो जाता है, उन्हें क्या करना चाहिए? और मासिक धर्मों का ठीक समय क्या है, माने उचित समय क्या है, इसके बारे में थोड़ा बताने का कष्ट कीजिए प्लीज। हाँ बिल्कुल। जी। वो महिलाओं में मासिक धर्म जो है यूजुअली 47 से 52 इंडिया में देखा गया है कि इस बीच में इनका जो है वो महीना जो है वो बंद होता है 47 से 52 इयर्स के बीच में। लेकिन किसी महिलाओं में जो है वो समय से पहले दिन में महीना बंद हो गया है, तो उनमें बहुत मतलब पहले तो हमें ये जानने की जरूरत है कि क्यों उनका महीना बंद हुआ है, ऐसी क्या तकलीफ हुई जिस कारण से उनका महीना समय से पहले बंद हुआ। तो उसके लिए डॉक्टर से मिले और जांचें करवाएं, जिसमें कि पता चलेगा कि कोई ऐसी इम्यून वाली प्रॉब्लम या कोई थायराइड की या फिर कोई ऑटो इम्यून प्रॉब्लम या फिर कोई और तकलीफ तो नहीं है जिसके कारण उनका महीना बंद हो गया है। और महीना बंद अगर हो गया है तो उनको जो है वो जब तक कि 47 इयर्स नहीं होते हैं, जब तक कि नॉर्मल मेनोपॉज का टाइम नहीं होता है, उस समय तक उन्हें हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी लेने की जरूरत होती है। उनको जो है वो दवाइयां लेनी होती हैं जो मतलब ताकि उनका जो हड्डियां हैं वो और जो कि उनका हार्ट है, उन सबको हेल्दी बनाए रखने के लिए उन्हें हार्मोन मतलब मेनोपॉजल हार्मोन थेरेपी लेने की जरूरत होती है। साथ साथ कैल्शियम का टैबलेट लेना होता है और अपना चेकअप जो है वो हर साल जो है उन्हें एक बार डॉक्टर से मिलना चाहिए और अपना चेकअप कराना चाहिए। जी, और बड़ौद से महेश शर्मा जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। महेश जी नमस्कार। जी महेश जी। नमस्कार जी नमस्कार। मैं डॉक्टर साहिबा को भी नमस्कार बोलता हूँ। हाँ नमस्ते। और मैं जानना चाह रहा हूँ कोरोना से मैं बचाव के लिए क्या क्या उपाय करने होंगे, और जो है कैंसर होने की क्या संभावना है, और महिलाओं में कैंसर होने से हमें किस तरह बचाव रखना है और क्या क्या सावधानियां रखनी होंगी। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि कोविड के बारे में आपने बताया जिस तरह से, जो महिलाओं में वो कौन से कैंसर हैं जो बहुत कॉमन होते हैं, आपने अभी कुछ जिक्र भी किया था, इसके बारे में क्या सावधानी रखनी होगी? तो महिलाओं में मतलब 2 कैंसर जो है, ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर और बच्चेदानी का कैंसर। तो एक सबसे पहले हो गया ब्रेस्ट कैंसर। तो इसके लिए होता है कि जब 40 साल की उम्र के बाद 30 साल के बाद जो है आप महिलाएं जो है वो खुद से चेकअप करते रहें कि कोई गांठ तो नहीं बन गया, उससे कहीं निपल से खून का या फिर ब्लड का या फिर कोई पानी का डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा, कुछ आकृति में चेंज तो नहीं आ गया। तो वो खुद अपना एग्जामिन करती रहें और अगर उनको कोई भी दिक्कत होती है तो वो डॉक्टर से जरूर मिलें। तो इस तरह से हम ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग करते हैं, मतलब इसको डेवलप होने के मतलब शुरुआती में ही इसको पकड़ा जा सकता है। और अगर 40 साल से ज्यादा उम्र हो चुकी है तो स्पेशल टेस्ट होते हैं जैसे मैमोग्राफी, वो करा के ब्रेस्ट कैंसर को अपने डेवलप मतलब शुरुआती समय में ही पकड़ा जा सकता है जी। तो इसलिए 40 साल से ज्यादा की महिलाएं जो हैं वो मैमोग्राफी कराना चाहिए उन्हें ब्रेस्ट कैंसर के लिए। ये हो गया। और सर्वाइकल कैंसर जो बच्चेदानी के मुंह का कैंसर जो है वो सेकंड कॉमनेस्ट कॉज ऑफ कैंसर है इंडियन वुमेन में।
तो उसके लिए जो है वो हम मतलब हर लेडी को जो कि 21 साल से ज्यादा है उनको जो है वो पैप स्मीयर का एग्जामिनेशन कराना चाहिए। उसे हम पानी की जांच आम भाषा में कहते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल टेस्ट है और हॉस्पिटल जाएं और पैप स्मीयर का टेस्ट जो है वो कभी भी करा सकते हैं जब महीना नहीं आ रहा हो, और इससे कैंसर डेवलप करने के पहले के स्टेज में ही जो है कैंसर को मतलब प्री कैंसरस डिजीज को पकड़ा जा सकता है। तो ये हो गया बच्चेदानी के मुंह का कैंसर। और ऐसा भी है कि जो लड़कियां हैं, कुंवारी लड़कियां 9 साल से लेकर के 26 साल के बीच में बच्चियां जो हैं उनको एक HPV वैक्सीन होता है, उसको लगाने से भी इस सर्वाइकल कैंसर से बचा जा सकता है। तो ये भी एक प्राइमरी प्रिवेंशन का तरीका हो गया, HPV वैक्सीन और पैप स्मीयर। तो और तीसरा कैंसर हो गया बच्चेदानी का कैंसर। तो ये होता है एंडोमेट्रियल कैंसर। ये उन महिलाओं में ज्यादा देखा जाता है जिनको कि जो बहुत मोटी हैं और जिनको महीने में गड़बड़ी रहती थी पहले, उनको कभी PCOS की तकलीफ थी या फिर जिनको डायबिटीज है। तो उन महिलाओं में एंडोमेट्रियल कैंसर होने की संभावना ज्यादा होती है। तो अगर महीना जो है किसी लेडी को बहुत ज्यादा आ रहा है तो उन्हें इस चीज को बिल्कुल लाइटली नहीं लेना चाहिए और यह सोचकर घर में नहीं बैठे रहना चाहिए कि अब उनका महीना बंद होने वाला है। तो ये आम बात है। उनको भी तुरंत हॉस्पिटल जाके अपना चेकअप कराना चाहिए और डॉक्टर्स के टेस्टिंग के बाद ही कंफर्म होना चाहिए कि हाँ ये नॉर्मल है, ये कोई कैंसर से रिलेटेड तकलीफ नहीं है। तो ये 3 मेजर कैंसर्स हैं जो कि औरतों में होते हैं और इनका बचाव ऐसे किया जा सकता है। और चलते चलते एक सवाल मेवात से इलाही बख्श जी का ले लेते हैं। इलाही जी नमस्कार। हेलो। हाँ जी इलाही जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? सर नमस्कार। जी जी, जल्दी से अपना सवाल पूछिए, समय कम है। मैम को भी मेरा नमस्कार सर। नमस्ते मैम। मेरा सवाल ये है कि मैम जो कॉलर जो है जो मतलब जो बंदे कॉलिंग करते हैं, फोन करते हैं, उनको तो मैम ये पूछने का कोई सवाल ही नहीं होता कि कोरोना से बचाव के लिए क्या उपचार हैं। पूरे इंडिया के जितने भी वासी हैं, जितने हिंदुस्तान के जो छोटे बड़े भाई बहन, सबको पता है कि कोरोना का उपचार क्या है। और भाई 2 गज की दूरी, मास्क लगाना, हाथ पैर धोना। जी इलाही जी, हमने आपका संदेश ले लिया, हमारे पास वक्त कम है, हम अभी डॉक्टर से चर्चा करेंगे। और डॉक्टर अर्चना, अब कार्यक्रम का समय लगभग समाप्त हो रहा है। आपसे ये जानना चाहेंगे कि चलते चलते आप हमारे जो श्रोता हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे, और खासकर आप हैं तो महिलाओं के बारे में भी कि जो सबका ध्यान रखती हैं वो अपना ध्यान कैसे रखें? बिल्कुल, स्वयं स्वस्थ रहेंगी तभी वो सबको स्वस्थ रख पाएंगी। तो इसलिए जरूरी है कि ये जो कैंसर्स हैं उसके लिए अपनी स्क्रीनिंग कराते रहें और सही खान पान लें। आयरन, कैल्शियम, हरी पत्तेदार सब्जियां, मीट, मछली, अंडा अगर खाती हैं तो, नहीं तो दाल, तो पनीर, मिल्क प्रोडक्ट। तो ये सब मतलब एक है कि खान पान जो है वो अपना सही रखें, क्योंकि अगर वो किसी भी अनीमिया जैसी तकलीफ रहेगी उन्हें, तो वो उन्हें कोई काम करने का मन ही नहीं करेगा। बिल्कुल डॉक्टर अर्चना, अब समय कम है और इजाजत नहीं दे रहा कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। आपने जैसा कि कहा कि महिलाओं को अपनी डाइट का विशेष ध्यान रखना है। डॉक्टर अर्चना, आप आकाशवाणी के इस कार्यक्रम से जुड़ी, आपने हमसे चर्चा की, श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर दिया। आपका पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। धन्यवाद। श्रोताओं, इसी के साथ आप स्वस्थ और खुशहाल रहें, इसी कामना के साथ मुझे भी यानी सिद्धार्थ को दीजिए अनुमति। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थीं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली की डॉक्टर अर्चना कुमारी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं airnsttalks@gmail.com पर। इस कार्यक्रम को फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।